एक शादी जिसने मेरी किस्मत बदल दी। 19 साल की उम्र में कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे एक ऐसी महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया जो मुझसे 12 साल बड़ी थी और बदसूरत होने के लिए जानी जाती थी। हालांकि हमारी शादी की पहली रात मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, और अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। आपके पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज है। यह नाम मेरे माता पिता ने इस उम्मीद में रखा था कि मैं एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बनूंगा, लेकिन मैं जानता था कि इसके भीतर एक गहरी उम्मीद छिपी थी कि मैं परिवार का भविष्य अपने केस की बाजार करने की मेरे लगा कंधों पर उठाऊंगा। मेरा गृहनगर उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के ढलानों पर बसा एक छोटा सुदूर गांव था। साल भर केवल बंजर भूमि और उड़ती धूल ही रहती थी। हमारा परिवार, जैसा कि गांव के मुखिया कहते थे, इतनी गंभीर गरीबी में रहता था कि हमारे घर की छत पर बहने वाली हवा को भी ले जाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। मेरे पिता, एक दयालु लेकिन शांत स्वभाव के व्यक्ति, ने 40 की उम्र में मेरी मां से शादी की थी। मेरी मां खुद एक ऐसी महिला थीं जो 30 की उम्र पार कर चुकी थीं और उन्हें गहरा भावनात्मक आघात लगा था। मेरे माता पिता, जिन्होंने जीवन भर केवल कुदाल और दरांती ही जानी थी, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, अपनी पीठ आकाश की ओर झुकाते थे और अपना चेहरा जमीन पर टिकाते थे। वे अनपढ़ थे या कम से कम केवल कुछ अक्षर ही जानते थे जो मेरे दादा ने यूं ही सिखा दिए थे। इसीलिए वे अशिक्षित होने के दर्द और पीड़ा को अच्छी तरह समझते थे। उनका सबसे बड़ा सपना एक नया बड़ा घर या एक मजबूत बैल नहीं था। उनका एकमात्र सपना यह था कि मैं, उनका इकलौता बेटा, ज्ञान के माध्यम से सिर उठाकर जी सकूं। सूरज, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और सफल होना होगा। इस घिनौनी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका स्कूल है। मां लगभग हर रात कहती थीं, जब वह मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी में हमारे फटे पुराने कपड़े सिलती थीं। मेरे पिता ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनके बलिदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह सुबह ओस सूखने से पहले कुदाल लेकर खेत में चले जाते थे और जब अंधेरा छा जाता था तब पसीने और कीचड़ से लथपथ होकर लौटते थे। पिताजी ने खेत मजदूर से लेकर निर्माण श्रमिक तक सब कुछ किया ताकि रुपये जमा कर सकें। उस पैसे से उन्होंने हमेशा मेरे लिए किताबें और पेंसिल खरीदने को प्राथमिकता दी, जबकि उनके खुद के कपड़े सालों से फटे पुराने थे। उन वर्षों के दौरान पिताजी ने कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, सिवाय एक फीकी पड़ी बनारसी कमीज के जिसे वह केवल ईद पर पहनते थे। गांव के लोग अक्सर हमारे परिवार को देखते हुए कानाफूसी करते थे। बूढ़े माता पिता को अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत करते देखते थे। उसे देखो, यह तो नाले से व्हेल की उम्मीद करने जैसा है। ऐसे गरीब परिवार में पढ़ने वाला आखिर में किसान ही बनेगा। ये तीखे शब्द अक्सर सुनाई देते थे, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी गुस्सा नहीं किया या बहस नहीं की। पिताजी बस मुस्कुरा देते थे, अपने तंबाकू से काले पड़ चुके दांत दिखाते हुए कहते थे, कोई बात नहीं, अगर वह किसान भी बन गया तो कम से कम अगर वह होशियार है तो उसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। माता पिता की सलाह और पड़ोसियों की तिरस्कारपूर्ण नजरें मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गईं। मैंने अपने माता पिता का कर्ज चुकाने और सभी को यह साबित करने की कसम खाई कि गरीबी कोई नियति नहीं है। मैंने उस धधकती इच्छा को अपने सीने में दबा लिया। मैं उनके थके हुए चेहरों पर संतोष की मुस्कान देखना चाहता था जो अब तक की चिंता की लकीरों की जगह ले ले। मैं मां के लिए एक नई साड़ी और पिताजी के लिए मजबूत जूतों की एक जोड़ी खरीदना चाहता था। मैं उन्हें इस गांव से दूर ले जाना चाहता था जो मिट्टी और गरीबी की गंध से भरा था। मेरा सपना छोटा नहीं था। मैं देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता था और गांव का गौरव बनना चाहता था। यह केवल मेरा सपना नहीं था, बल्कि मेरे माता पिता के खून और पसीने से साकार हुई एक आशा थी। मैं दिन रात पढ़ता था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं मंद मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में किताबों से जूझता था, यहां तक कि मेरे कानों में गूंजने वाले मच्छरों की आवाज भी मेरी एकाग्रता को भंग नहीं कर पाती थी। मुझे पता था कि मैं ये किताब गोट में काम करता था, सत्तुर किताब गोट में काम करता था। जो भी शब्द पढ़ रहा था वह उस उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम था जिसकी मेरे माता पिता उम्मीद कर रहे थे। एक रात जब मैं देर तक पढ़ रहा था, मां चुपके से मेरे कमरे में आई। बिना कुछ कहे
उन्होंने मेरे मेज पर कद्दू की गर्म खीर का एक कटोरा रखा और धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, ज्यादा देर तक मत पढ़ो, पहले खा लो ताकि तुम्हारा पेट भर जाए। अपनी सेहत का ध्यान रखना। मां ने धीरे से फुसफुसाया। डर था कि बगल के कमरे में सो रहे पिताजी जाग न जाएं। वह खीर का कटोरा सिर्फ भोजन नहीं था, यह वह सब कुछ था जो वे उस समय दे सकते थे। असीम ध्यान और प्यार और उनकी कड़ी मेहनत से जमा किया गया पैसा। उस खीर को देखकर मेरा गला भर आया। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होना ही था। अगर वह बड़ा लक्ष्य न होता तो शायद मैं टिक नहीं पाता। मेरे माता पिता की आकांक्षाएं मेरे रास्ते को रोशन करने वाली मशाल बन गईं, एक गर्म और धधकती आग। मैंने वादा किया कि एक दिन मैं उन्हें गौरवान्वित करूंगा और उन्हें एक आरामदायक और समृद्ध जीवन दूंगा। हर बार जब मैं उन्हें खेत में थका हुआ देखता, हर बार जब मैं पिताजी को ठंड लगने के कारण खांसते हुए सुनता और हर बार जब मैं मां के चेहरे पर गहरी होती झुर्रियों को देखता, तो मेरा संकल्प और भी मजबूत हो जाता। मैं इस जीवन के लिए आभारी था जिसने मुझे एक स्पष्ट लक्ष्य और अध्ययन का एकमात्र रास्ता दिया। उस बड़े सपने के साथ मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मैंने अपनी 12 साल की स्कूली शिक्षा के दौरान वास्तव में कड़ी मेहनत की। मैंने कभी एक भी पाठ की उपेक्षा नहीं की और न ही कभी अपने माता पिता को निराश करना चाहा। यह सब उस दिन के लिए था जब मैं गर्व से कह सकूं, पिताजी, मां, आपकी पीड़ा समाप्त हो गई, मैं सफल हो गया। यह मेरी युवावस्था की सबसे बड़ी इच्छा थी और जीवित रहने और संघर्ष करने का कारण था। मेरा मानना था कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं और मेरे माता पिता का बलिदान निश्चित रूप से चुकाया जाएगा। मुझ में कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, मेरे पास केवल लगन और निरंतरता थी। मैंने हमेशा अपने दिल में यह बात बिठा रखी थी कि कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा सकती है। जिस दिन मुझे पहली बार स्कूल ले जाया गया, मैं अपनी स्थिति और मुझे क्या करना है यह जानता था। जब मेरे दोस्त मैदान में खेलते थे तो मैं हमेशा अपनी किताबों के साथ कक्षा में चुपचाप बैठा रहता था। मेरे पास खेलने का समय नहीं था। अमीर परिवारों के मेरे दोस्तों की तरह महंगे मनोरंजन का तो सवाल ही नहीं उठता था। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान मैं हमेशा पहले स्थान पर रहा। मेरे पुरस्कार प्रमाण पत्र मेरे माता पिता का सबसे बड़ा गौरव बन गए। हर बार जब मैं एक प्रमाण पत्र घर लाता तो मां उसे ध्यान से बैठक की दीवार पर सबसे आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर चिपका देती थीं। फिर वह उसे दिखाने के लिए पूरे गांव में घूमती थीं। पिताजी कुछ नहीं कहते थे, केवल अपनी बीड़ी पीते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा गर्व झलकता था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। स्कूल के सभी शिक्षक मुझसे प्यार करते थे और मुझसे बड़ी उम्मीदें रखते थे। प्रधानाचार्य, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी ट्यूशन देते थे, ने एक दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया। सूरज, उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम बुद्धिमान, मेहनती और दयालु हो। तुम इस गांव और अपने माता पिता का गौरव बनोगे। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। उनके प्रोत्साहन ने मेरे भविष्य के लिए एक वादे जैसा महसूस कराया। इसने मुझे सभी कठिनाइयों को दूर करने की ताकत और विश्वास दिया। मैं न केवल अपने लिए पढ़ रहा था, बल्कि अपने शिक्षकों के विश्वास और अपने माता पिता के बलिदान का बदला चुकाने के लिए भी पढ़ रहा था। शैक्षणिक दबाव बढ़ता गया, खासकर जब मैं हाई स्कूल में आया। मुझे सामग्री के ढेर और शहर के छात्रों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। मुझे पता था कि मैं गरीब होने के कारण पीछे नहीं रह सकता। मेरे पास कोचिंग क्लास में शामिल होने के लिए पैसे नहीं थे। इसकी कोचिंग क्लास में 5 साल की बात करेंगे बजाय मैंने पुरानी किताबें और शिक्षकों से उधार ली गई सामग्री को पढ़ा। स्कूल के बाद मैं अक्सर उन सवालों के बारे में पूछने के लिए रुक जाता था जो मुझे समझ में नहीं आते थे। वे हमेशा खुशी खुशी मेरी मदद करते थे। कभी कभी मुझे दोपहर का भोजन भी खरीद देते थे ताकि मेरे पास पढ़ने के लिए और समय हो। मेरे माता पिता का सबसे बड़ा उपहार उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मुझे कभी खेत में मदद करने के लिए नहीं कहा और न ही कभी स्कूल की फीस के बारे में शिकायत की। उन्होंने सब कुछ सहन किया ताकि मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। तुम बस पढ़ाई करो, घर के काम माँ और पिताजी संभाल लेंगे। खाना खाना और अपने शरीर का ध्यान रखना मत भूलना, माँ हमेशा सलाह देती थी। इस तरह के ध्यान ने कभी कभी मुझे बहुत दोषी महसूस कराया। पिताजी की कड़ी मेहनत से और अधिक झुकी हुई पीठ और माँ के धोने से खुरदरे हाथों को देखकर
मैं अक्सर सोचता था कि क्या मेरे प्रयास इस सब बलिदान के लायक थे। उस अपराधबोध को कम करने के लिए मैंने उसे कृतज्ञता में बदल दिया और भी लगन से पढ़ाई की। उन्हें मुझे पढ़ते हुए देखकर शांत महसूस कराने के लिए मैंने पढ़ना, लिखना और समस्याओं को हल करना जारी रखा। मैंने एक सख्त अध्ययन दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना। स्कूल में मैं शिक्षक के हर शब्द को नोट करता था और रात में मैं मंद बल्ब की रोशनी में 11 या 12 बजे तक फिर से पढ़ता था। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैंने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश। यह मेरा सबसे बड़ा सपना था, वह शिखर जिसे मैं जीतना चाहता था। मैंने कल्पना की कि जब मैं प्रवेश पत्र लेकर घर लौटूंगा तो मेरे माता पिता कितने खुश होंगे। मैंने खुद को सफेद कमीज में विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े होने की कल्पना की, अपने गृहनगर का गौरव बनकर। मैंने सब कुछ सावधानी से तैयार किया। मुझे अपने द्वारा किए गए प्रयास पर विश्वास था। मैं स्वीकार किए जाने के योग्य था। पढ़ाई के अलावा एक छोटी सी चीज थी जो मुझे सुकून देती थी, प्रिया। वह मेरी बचपन की दोस्त थी जो बगल के घर में रहती थी, सुंदर और हंसमुख। वह हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती थी और मुझ पर विश्वास करती थी। परीक्षा की तैयारी के कठिन समय के दौरान वह मेरा सबसे बड़ा मानसिक सहारा थी। हिम्मत रखो सूरज भैया, मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगे। तुम सबसे होशियार व्यक्ति हो जिसे मैं जानती हूं, उसने अपनी चमकदार आंखों से मुझे देखते हुए कहा। प्रिया के समर्थन ने मेरे संकल्प को और भी मजबूत बना दिया। मैंने उससे वादा किया कि स्नातक होने और एक अच्छी नौकरी पाने के बाद मैं उसे एक अच्छा जीवन दूंगा। अपने माता पिता के विपरीत, जो हमेशा गरीबी से जूझते रहे। 12 साल की पढ़ाई, 12 साल का अथक प्रयास। मैंने अपनी सारी भावना, समय और युवावस्था शिक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था एक भयानक आपदा मेरी आंखों के सामने मेरा इंतजार कर रही थी। उन सभी आशाओं को छीनने के लिए तैयार थी जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अंतिम मॉक टेस्ट तक मैं आत्मविश्वास से भरा था। मैंने सोचा कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन मैं एक बात भूल गया था। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। एक छोटी सी दुर्घटना भी सब कुछ नष्ट कर सकती है। मैंने परिवार और भविष्य का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं उस बोझ का आदी हो गया था जिससे मैं डरता था। वह असफलता थी जो मेरे माता पिता को निराश करेगी। मैं गरीब होने से नहीं डरता था, लेकिन मैं एक अवज्ञाकारी बेटा होने से डरता था। और यही डर सभी कठिनाइयों और प्रलोभनों को दूर करने के लिए मेरी सबसे मजबूत प्रेरक शक्ति बन गया। मैं सूरज, गांव का अनुकरणीय छात्र, फल काटने के लिए तैयार था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो फल मैं काटने जा रहा था वह उतना मीठा नहीं होगा जितना मैंने कल्पना की थी। उस वर्ष मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। प्रवेश पत्र हाथ में था, ज्ञान सिर में पर्याप्त था और मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार था। बस एक सप्ताह बचा था। एक और सप्ताह में मैं उस दहलीज को पार करने वाला था जो मेरे भाग्य का फैसला करेगी। और तभी आपदा आ गई। मई के अंत में उस दोपहर सूरज तेज चमक रहा था। पिताजी तहसील शहर में एक निर्माण परियोजना पर काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें सामग्री ले जाने के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत है। परीक्षा से पहले कुछ जेब खर्च कमाने की इच्छा से मैंने मां से अनुमति मांगी और पिताजी की मदद करने चला गया। काम भारी था, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर सकता था। सीमेंट की भारी बोरियां उठाने के कारण मेरी पीठ पसीने से तर हो गई थी। जब मैं ईंटों के ढेर को स्थानांतरित करने के लिए एक पुराने बांस के मचान पर चढ़ा तो अचानक मेरे ऊपर एक कार्यकर्ता के हाथ से एक जंग लगी। लोहे की पाइप फिसल गई। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। मैंने केवल एक जोरदार धम्म की आवाज महसूस की। उसके बाद एक असहनीय दर्द हुआ। पाइप मेरे सिर पर गिरा और मचान के टुकड़े मेरी दाहिनी आंख में जा लगे। मैं गिर गया। सौभाग्य से पिताजी दौड़े और मुझे पकड़ लिया। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे केवल पिताजी की चीख, लोगों की भीड़ और दर्दनाक पीड़ा याद है। मुझे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। एक आपातकालीन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने खबर दी जिसने मेरे माता पिता को सुन्न कर दिया। मेरी दाहिनी आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो स्थायी रूप से अंधे होने का खतरा था। मेरे सिर में भी चोट लगी थी और निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
पैसे के बारे में बाद में सोचेंगे। कृपया पहले मेरे बेटे की आंख बचा लीजिए डॉक्टर साहब। पिताजी की आवाज कांप रही थी, आंसू लगातार बह रहे थे। यह पहली और आखिरी बार था जब मैंने पिताजी को रोते देखा था। मेरे माता पिता कर्ज लेने के लिए हाथ पैर मारने लगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई जिसे वे जानते थे उनके पास गए। मां ने अपनी शादी की अंगूठी भी गिरवी रख दी, जो उनकी एकमात्र कीमती संपत्ति और सबसे अनमोल स्मृति थी। पिताजी ने सुअर बेच दिया, जो परिवार की आय का मुख्य स्रोत था। एक सप्ताह से भी कम समय में हमारा परिवार लाखों के कर्ज में डूब गया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी राशि थी, जिसे चुकाने में पता नहीं कितना समय लगता। ऑपरेशन सफल रहा और मेरी दाहिनी आंख की रोशनी बचा ली गई, लेकिन यह पहले की तरह सही नहीं थी। मेरी दृष्टि बहुत कम हो गई थी, सब कुछ धुंधला दिखाई देता था और अक्सर दर्द होता था। दुर्घटना उस समय हुई जब मुझे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। अस्पताल में एक सप्ताह दर्द और चिंता के खिलाफ एक लड़ाई थी। जब मैं बाहर आया तो कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। इतना दुखी मत हो बेटा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। तुम अगले साल फिर कोशिश कर सकते हो। मां ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज उदासी से भरी थी। अपने माता पिता के थके और मुरझाए चेहरों को देखकर, मेरे सिर पर लंबे घाव के निशान और मेरी दाहिनी आंख में दर्द महसूस करते हुए मुझे पता था कि सब कुछ बदल गया है। मैं अब उम्मीदों से भरा अनुकरणीय छात्र नहीं था। मैं अपने माता पिता के लिए एक बोझ और कर्ज का ढेर बन गया था। उस दिन जब मैं घर लौटा तो घर में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। मेरे माता पिता अब स्कूल या परीक्षा के बारे में बात नहीं करते थे। वे केवल मेरी देखभाल करने और कर्ज चुकाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, अपनी लाचारी के लिए खुद को कोसता रहा। काश मैं और सावधान होता, काश मैं अंशकालिक काम पर नहीं गया होता तो यह सब नहीं होता। कॉलेज जाने का मेरा सपना इसलिए नहीं टूटा कि मैं सक्षम नहीं था, बल्कि भाग्य के कारण टूटा। अभागा लड़का, मैंने मन ही मन कोसा। मैंने अपने माता पिता के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। पिताजी ने कर्ज चुकाने के लिए और भी भारी काम खोजना शुरू कर दिया। मां हर रात सिलाई का काम लेती थीं। रात के बीच में सिलाई मशीन की आवाज और पिताजी की सूखी खांसी मेरे जीवन में एक दुखद पृष्ठभूमि संगीत बन गई। मैंने फिर से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। मेरी दाहिनी आंख से सब कुछ धुंधला और दर्दनाक था। दबाव और अपराध बोध ने मुझे पढ़ाई की मेज पर शांति से नहीं बैठने दिया। मुझे लगा कि मैंने अपने माता पिता को एक अथाह खाई में धकेल दिया है। उस वर्ष का स्नातक सत्र एक बुरे सपने की तरह बीत गया। जब मेरे दोस्त उत्साह से अपनी योजनाओं और अपने गंतव्य शहरों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं केवल चुपचाप सिर झुका सकता था। मुझमें अब उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था कि परिवार की मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ मेरे लिए अगले साल फिर से प्रयास करना असंभव था। रहने के खर्च और कर्ज की किश्तों का भुगतान करना पहले से ही बहुत भारी था। मैं अपने माता पिता को मेरे कारण टूटते हुए नहीं देख सकता था। ठीक है, मैंने मन में सोचा। मैंने अपनी नियति को स्वीकार करने और अपने सपनों को दफनाने का फैसला किया। मैं खेत में पिताजी की मदद करूंगा। कम से कम मैं उनका बोझ थोड़ा कम कर सकता था। हालांकि मेरे दिल में एक और घाव था, एक घाव जो असफलता या बीमारी के कारण नहीं था। दुर्घटना के बाद मेरी स्वास्थ्य स्थिति ने मुझे नियमित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मेरे माता पिता, जो अभी भी एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि मुझे पछतावा हो, ने मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक विशेष मार्ग के माध्यम से परीक्षा के लिए पंजीकृत कराया। मुझे पता था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। मैंने खाली मन से परीक्षा दी। मेरी दाहिनी आंख में लगातार दर्द हो रहा था, लिखावट धुंधली दिखाई दे रही थी और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। और परिणाम आ गया। मैं अपने वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से केवल 2 अंकों से चूक गया। 2 अंक, वह संख्या भाग्य के सबसे बड़े उपहास की तरह महसूस हुई। काश कोई दुर्घटना न होती। काश मेरे पास पढ़ने के लिए एक और सप्ताह होता। काश मेरी आंख में चोट न लगी होती। केवल 2 अंक। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अगले साल फिर कोशिश करोगे तो तुम निश्चित रूप से पास हो जाओगे। मां ने अभी भी मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि वे केवल सांत्वना के शब्द थे। मैंने मेज पर कर्ज के पत्रों का ढेर
अपने माता पिता के थके हुए चेहरे और मां की पतली बाहों को एक फटी हुई कमीज को सिलते हुए देखा। मैं अब स्वार्थी नहीं हो सकता मां, मैं फिर से परीक्षा नहीं दूंगा, मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैं पिताजी की खेत में मदद करूंगा और कर्ज चुकाऊंगा। पिताजी, जो अपनी बीड़ी पी रहे थे, ने केवल एक लंबी गहरी सांस ली। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, मां और पिताजी ने जीवन भर कष्ट सहे हैं। हम बस चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो और तुम आराम से रहो। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मैं हार नहीं मान रहा हूं मां, मुझे बस पहले परिवार के बारे में सोचना है। मैं पिताजी और मां को मेरे कारण बीमार पड़ते नहीं देख सकता, मैंने अपने आंसू रोकते हुए समझाया। उस दिन से मैं आधिकारिक तौर पर एक किसान बन गया। मैंने पिताजी से खेत जोतना और बीज बोना सीखा। मेरे हाथ जो पेंसिल पकड़ने के आदी थे, अब कुदाल और दरांती पकड़ते थे। यह दर्दनाक था और छाले पड़ गए थे। मेरी आंखें अभी भी कमजोर थीं। तेज धूप में मुझे खेत की मेड़ देखने के लिए अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ती थीं। हर रात मेरे शरीर में दर्द होता था, लेकिन शारीरिक दर्द मेरे आंतरिक पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी सारी पाठ्य पुस्तकें एक गत्ते के डिब्बे में डाल दीं और उन्हें एक पुरानी अलमारी के कोने में रख दिया। वे चीजें मेरी महत्वाकांक्षा से भरी युवावस्था के अवशेष थे और अब मेरे मृत सपनों का स्मारक बन गई थी। मुझे उन्हें फिर से खोलने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि पछतावा मुझे निगल जाएगा। हानि और खालीपन की भावना मुझे लगातार सताती रही। मैंने अपने दोस्तों को शहर जाने के लिए खुशी खुशी सामान पैक करते देखा। मैंने उन्हें उनके स्कूलों और नए जीवन के बारे में बात करते सुना। मैं केवल पीछे हट सकता था और चुपचाप अपना काम कर सकता था। गांव के लोग फिर से कानाफूसी करने लगे। वह सूरज जो इतना होशियार होने का दावा करता था, वह भी असफल हो गया। उसे स्कूल भेजने का क्या फायदा? यह केवल पैसे की बर्बादी थी। अंत में वह भी कीचड़ में लौट आया। जब गरीब बच्चे बहुत बड़े सपने देखते हैं तो यही होता है। वे शब्द सीधे मुझ पर निर्देशित नहीं थे, लेकिन वे किसी भी घाव से ज्यादा दर्दनाक महसूस हुए। मुझे पता था कि मेरे माता पिता को भी उस कानाफूसी को सहना पड़ रहा था। मैंने भाग्य को दोष नहीं दिया, मैंने केवल खुद को दोष दिया कि मैं उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन अब हमेशा के लिए खेतों और मिट्टी की गंध के साथ रहेगा। मैं पिताजी की तरह एक अच्छा और शांत किसान बनूंगा। अपने माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। एक इंजीनियर या शिक्षक बनने के सपने अतीत में खो गए थे। हालांकि मेरे दिल की गहराई में मैं अभी भी गुस्से में था। मैं इस जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता था। मैं इस असफलता को स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं एक बोझ बनने के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता था। मैंने पागलों की तरह काम किया। मैं कड़ी मेहनत के माध्यम से दर्द और पछतावे को भूलना चाहता था। मैं अपने माता पिता को दिखाना चाहता था कि भले ही मैं कॉलेज नहीं गया, फिर भी मैं एक समर्पित बेटा हो सकता हूं। मेरा नया जीवन इस तरह शुरू हुआ, थकाऊ, अकेला और आत्महीनता से भरा। मेरा हंसमुख और उत्साही व्यक्तित्व गायब हो गया था। मैं शांत, उदास हो गया और दूसरों से बचने लगा। और उन अंधेरे समय में मुझे प्रिया के समर्थन की सख्त जरूरत थी। प्रिया, जिसने मेरा इंतजार करने का वादा किया था, जिसने कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है। लेकिन प्रिया भी बदल गई थी। मेरा पहला प्यार, प्रिया मेरे साथ बड़ी हुई थी। हमारा प्यार गांव के कुएं के पानी की तरह शुद्ध था। प्रिया सुंदर, हंसमुख और काफी होशियार थी। वह मेरी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत थी। दुर्घटना के बाद भी वह अक्सर खीर और दवा लेकर आती थी, मुझे सांत्वना देती थी और हमेशा मेरे साथ रहने का वादा करती थी। मुझे उस वादे पर पूरा भरोसा था। मुझे लगा कि भले ही मैं कॉलेज में असफल हो गया और मेरी आंखें खराब हो गईं, कम से कम मेरे पास अभी भी प्रिया थी। हालांकि इस दुनिया में गरीबी शब्द कभी कभी प्यार शब्द से ज्यादा भारी होता है। एक दोपहर जब मैं बरामदे में बैठकर अपने फटे हुए काम के कपड़े ठीक कर रहा था, प्रिया आई। उसने नए कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर छाई रहने वाली चमकदार मुस्कान की जगह एक अजीब सी अभिव्यक्ति ने ले ली थी। सूरज भैया, मुझे कुछ बात करनी है, उसने ऐसी आवाज में कहा जो सामान्य रूप से उतनी नरम नहीं थी। हाँ कहो, मैंने जवाब दिया, एक बुरी भावना महसूस करते हुए। प्रिया मेरे सामने बैठ गई, एक पल के लिए मुझे देखा और फिर अंत में बोली, सूरज भैया माफ करना, मुझे लगता है कि हमारे लिए फिर से न मिलना ही बेहतर है। उसके शब्द कोमल थे, लेकिन वे मेरे दिल में छुरा घोंपने जैसा महसूस हुए।
मैं स्तब्ध रह गया। यह भी नहीं पता चला कि मेरे हाथ से सुई जमीन पर गिर गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? मैंने कर्कश आवाज में पूछा। मुझे पता है कि तुम दुखी होगे। मुझे पता है कि तुमने अभी अभी एक त्रासदी का अनुभव किया है। लेकिन भैया, हम केवल प्यार के सहारे नहीं जी सकते। तुम कॉलेज नहीं गए, तुम्हारी आंख में चोट लगी है और अब तुम्हें खेती करनी है। जहां तक मेरी बात है, मैं एक किसान की पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं शहर जाना चाहती हूं और एक बेहतर जीवन जीना चाहती हूं। प्रिया ने सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुमने इंतजार करने का वादा नहीं किया था? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हम इसे एक साथ पार करेंगे? माफ करना भैया, बस मुझे अपनी छोटी बहन समझो। प्यार और भविष्य दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे माता पिता भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसका कोई भविष्य नहीं है और जिस पर केवल कर्ज है। बोलने के बाद वह खड़ी हो गई और दया से मुझे देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही कोई बेहतर मिल जाएगा। मैं केवल वहीं जमा हुआ बैठा रह सकता था। मैं उसे रोक नहीं सका, कुछ और नहीं कह सका। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। 1 महीने के भीतर मैंने अपना सपना, अपना स्वास्थ्य और अब अपना प्यार खो दिया था। मैं अब कॉलेज में असफल होने के कारण दुखी नहीं था। मैं केवल इतना मूर्ख और दयनीय महसूस कर रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 हफ्ते बाद एक नई अफवाह पूरे गांव में फैल गई। प्रिया की सगाई एक स्थानीय ठेकेदार के बेटे अजय से हो गई। अजय अमीर था और एक प्रतिष्ठित परिवार से था। हालांकि वह होशियार नहीं था, लेकिन यह निश्चित था कि उसके पिता उसे अपनी कंपनी में एक पद देंगे। उनकी सगाई के दिन गांव संगीत और पटाखों की आवाज से गूंज रहा था। माँ इस बात से चिंतित थीं कि मुझे चोट पहुंचेगी। मुझे घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। लेकिन वह शोर मुझे ताना मारता हुआ लग रहा था, घर की दीवारों को भेदता हुआ। खिड़की की दरार से मैंने प्रिया को एक सुंदर साड़ी पहने हुए खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। वह अजय के बगल में चमकीले रूप से हंस रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई अजीब या दोषी भाव नहीं था। उस पल मेरा दिल ठंडा हो गया। उदासी की भावना घृणा में बदल गई। वह मेरे प्यार और वादे के लायक नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, शायद वह तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। इतने दुखी मत हो। तुम्हें निश्चित रूप से प्रिया से कहीं बेहतर कोई मिलेगा। मां ने मेरी पीठ थपथपाई, सांत्वना देने की कोशिश की। मैं दुखी नहीं हूं मां, मैंने बस किसी को गलत समझा। मैंने बिना किसी भावना के ठंडी आवाज में जवाब दिया। जीवन में मेरी पहली असफलता ने मुझे एक महंगा सबक सिखाया। मैंने सीखा कि इस दुनिया में पैसा और भौतिक भविष्य कभी कभी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने सीखा कि जो व्यक्ति तुम्हारे गिरने पर तुम्हारे साथ रहने का वादा करता है, वही सबसे पहले मुंह फेर लेता है। मैंने सब कुछ खो दिया था, सपने, स्वास्थ्य, प्यार। जो बचा था वह केवल मेरे माता पिता और कर्ज का ढेर था। 20 साल की उम्र में मेरा जीवन एक अंधेरी बंद गली में लग रहा था जिसका कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक अकेले और शांत किसान के रूप में अपने जीवन को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन मेरे माता पिता यह नहीं चाहते थे। वे मेरी शादी के बारे में चिंता करने लगे। सूरज, तुम अब काफी बड़े हो गए हो। यह तुम्हारे लिए शादी करने, बच्चे पैदा करने और वंश को आगे बढ़ाने का समय है। हम भी बूढ़े हो गए हैं। हम अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाना चाहते हैं। एक रात पिताजी ने कहा। मैं उनकी चिंता समझता था। उन्हें डर था कि मेरी आंख में दोष और कर्ज के बोझ के कारण मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और चुपके से उन्होंने एक ऐसी शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जिसे मैं मना भी नहीं कर सकता था। मेरा असफलताओं से भरा जीवन एक बड़े मोड़ का सामना करने वाला था। एक जबरन शादी। मुझे यकीन था कि वह शादी कोई खुशी नहीं लाएगी। प्रिया की अजय से शादी के बाद मैं और भी खामोशी में डूब गया। मेरे माता पिता ने देखा कि उनका बेटा और भी उदास हो गया है और उसकी आंखों में समस्या है, और वे बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि मैं अकेला ही बूढ़ा हो जाऊंगा। हमारे गांव के पुराने विचारों में वंश को आगे बढ़ाने में असमर्थ होना पूर्वजों के प्रति एक बड़ा पाप था। एक रात पिताजी ने अपनी बीड़ी का गहरा कश लिया। उसका धुआं हमारे छोटे से कमरे में भर गया। मां उनके बगल में बैठी थीं, मुझे दोषी भाव से देख रही थीं। सूरज, अपने मां बाप को दोष मत देना। तुम 20 साल के हो गए हो। यह तुम्हारे लिए एक परिवार शुरू करने का समय है। हम तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी खोजना चाहते हैं।
मैंने कुदाल नीचे रखी जिसे मैं ठीक कर रहा था और एक खंभे से टिक गया। माँ, मेरी आंखें ऐसी हैं और बहुत कर्ज भी है। मैं किसी और का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। शादी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। पिताजी ने अपनी सिगरेट फर्श पर पटक दी। उनकी आवाज दृढ़ थी, कोई इनकार स्वीकार नहीं करती थी। यह बाद में नहीं हो सकता। तुम्हारी आंख में दोष हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी असफलता भी हम ही उठाएंगे, लेकिन तुम पत्नी के बिना नहीं रह सकते। पूर्वजों को प्रसाद कौन चढ़ाएगा? जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे पता था कि वे यह मेरे लिए कर रहे थे, लेकिन एक अच्छी लड़की कैसे मिल सकती थी जो मुझ जैसे गरीब और विकलांग युवक को स्वीकार करे? इसके बारे में बात करना ही एक अपमान था। एक हफ्ते बाद मां गांव की सबसे प्रसिद्ध मैचमेकर पारो चाची को हमारे घर ले आई। पारो चाची ने अपनी चाय की चुस्की ली और एक लंबी सांस ली। अरे भाई साहब, भाभी जी, यह एक मुश्किल मामला है। मैं जानती हूं कि सूरज एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी आंखों की स्थिति और इतने कर्ज के साथ कौन सी लड़की चाहेगी? मेरे माता पिता के चेहरे तुरंत चिंता से भर गए। पिताजी ने विनती की, कृपया पारो जी, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छी लड़की मिल जाए। पारो चाची ने फिर से अपनी चाय की चुस्की ली और अपनी आवाज धीमी कर दी। दरअसल एक है, लेकिन मुझे डर है कि भाई साहब, भाभी जी और सूरज को वह पसंद नहीं आएगी। उसका मामला थोड़ा खास है। मेरे माता पिता अधीर हो गए। कैसा खास? जब तक वह एक अच्छी इंसान है, हमें कोई समस्या नहीं है। बगल के गांव के फर्नीचर व्यवसायी श्री वर्मा की बेटी, उसका नाम सीता है। इस साल वह 32 साल की है, इसलिए वह सूरज से 12 साल बड़ी है और उसके बारे में अफवाहें अच्छी नहीं है। और ये साल को अखू 32 साल की बात। यह सुनकर मैं चौंक गया। सीता, मैंने वह नाम सुना था। उसका नाम हमेशा उन सनसनीखेज अफवाहों के साथ जुड़ा रहता था जो सालों से पड़ोसी गांवों तक गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वह बदसूरत है, एक बूढ़ी कुंवारी है, और कुछ तो यह भी कहते थे कि उस पर काला जादू किया गया है। क्या उस लड़की के साथ कोई समस्या है? मां ने सावधानी से पूछा। शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति और एकांतप्रिय स्वभाव के कारण अफवाहें खराब हो गई हैं। वह अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। दिल्ली के एक युवक से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसे एक अजीब बीमारी हो गई। उसके पूरे शरीर पर चकत्ते निकल आए और उसका चेहरा और शरीर घावों के निशान से भर गया। उस युवक ने उसे देखा और भाग गया। तब से उसने खुद को घर में बंद कर लिया है। वह कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। हर कोई फुसफुसाता है कि वह एक भयानक राक्षस में बदल गई है। कहानी सुनकर मां को दया आ गई। हे भगवान, कितनी दुखद बात है। यह बीमारी के कारण था। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह लड़की सूरज से शादी करना चाहेगी? पिताजी ने सीधे पूछा। पारो चाची ने सिर हिलाया। इसके लिए पहले मिलना होगा, लेकिन उसका परिवार भी चिंतित है। उनकी बेटी उम्रदराज हो रही है और इस तरह की अफवाहों के साथ वे एक मेहनती और दयालु व्यक्ति की तलाश में हैं। सूरज हालांकि गरीब है, एक अच्छा और शिक्षित लड़का है। मैं उनसे अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, अगर आप इस लड़की से शादी करते हैं तो आपको पूरे गांव की बातों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने चुपचाप उस बातचीत को मिश्रित भावनाओं के साथ सुना। मैं एक ऐसी महिला से शादी नहीं करना चाहता था जो मुझसे 12 साल बड़ी हो और जिसकी खराब प्रतिष्ठा हो, लेकिन मुझे पता था कि यह एक बेटे के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का मेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरे माता पिता जीवन भर चैन से नहीं रह पाएंगे। मैंने अपनी नियति स्वीकार कर ली। अगले कुछ दिन एक भूरे बादल के नीचे रहने जैसा महसूस हुआ। प्रिया द्वारा छोड़े जाने का घाव अभी तक भरा नहीं था। अब मुझे एक ऐसी महिला से शादी करने की हकीकत का सामना करना पड़ रहा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बूढ़ी और बदसूरत है। पारो चाची आखिरकार सीता के घर से लौट आई। इंतजार करते समय मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की। वह श्री वर्मा की बेटी थी, जिनके पास एक छोटा फर्नीचर का व्यवसाय था। अमीर नहीं, लेकिन अपने गांव में काफी संपन्न थे। मेरी शादी की खबर तेजी से फैल गई और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वह घमंडी सूरज आखिरकार एक बूढ़ी कुंवारी से शादी कर रहा है, वह भी गांव की सबसे बदसूरत। गरीब लोग क्या कर सकते हैं? उसकी आंखें खराब हैं, उस पर कर्ज है, इसलिए उसे एक बूढ़ी बदसूरत महिला मिली। जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, उसका जीवन बर्बाद हो गया।
मैं घर से बाहर निकलने से हिचकता था और केवल चुपचाप काम करता था। पड़ोसियों के शब्द मेरे बचे हुए आत्मसम्मान को चुभने वाली सुइयों की तरह थे। सीता की उपस्थिति के बारे में कहानियों को डरावनी कहानियों की तरह और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। लोग कहते हैं कि बीमार होने पर उसकी त्वचा छिल गई और केवल भयानक निशान छोड़ गई। उसका चेहरा एक भूत जैसा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए वह हमेशा अपना चेहरा ढंक कर रखती है, एक मां ने कांपते हुए कहा। कुछ ने यह भी बताया कि सीता पहले कितनी सुंदर थी। वह बहुत सुंदर थी, लंबी गोरी त्वचा वाली, लेकिन उस बीमारी के बाद वह पूरी तरह से बदल गई। उसकी त्वचा खुरदरी और लकड़ी की छाल की तरह झुर्रीदार हो गई। उन अफवाहों के कारण सीता सालों से एकांत जीवन जी रही थी। वह शायद ही कभी घर से बाहर निकलती थी, और जब निकलती थी तो हमेशा एक चौड़ी टोपी और अपना चेहरा ढकने के लिए एक पतला दुपट्टा पहनती थी। यहां तक कहा जाता था कि उसके अपने माता पिता ने भी शायद ही कभी उसका असली चेहरा देखा हो। उन कहानियों को सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दिखावे को महत्व देता हो, लेकिन एक ऐसी पत्नी के साथ हमेशा के लिए रहने की कल्पना करना जिसका चेहरा देखने की भी मुझ में हिम्मत न हो, एक यातना की तरह महसूस हुई। क्या मैं यह कर पाऊंगा, मैंने सोचा, लेकिन मैंने जल्द ही उस विचार को खारिज कर दिया। सीता भी भाग्य की शिकार थी। उसने भी दिखावे के कारण किसी प्रियजन द्वारा छोड़े जाने का दर्द महसूस किया था। शायद वह किसी ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकती थी जो मेरी तरह फंसा हुआ हो। मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचा। जब तक मैं शादी कर लेता वे शांत हो जाते। अगर सीता वास्तव में एक बुद्धिमान मेहनती महिला थी जो घर का प्रबंधन कर सकती थी, तो मुझे लगा कि मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं। मैं अब प्रिया के साथ जैसे रोमांटिक प्यार का सपना नहीं देख रहा था। जीवन ने मुझे एक कड़वा सबक सिखाया था, केवल प्यार से पेट नहीं भर सकता। 3 दिन के इंतजार के बाद पारो चाची लौट आईं। वह अच्छी खबर लेकर आईं। श्री वर्मा का परिवार मिलना चाहता था। उन्होंने कोई भव्य दहेज नहीं मांगा। जब तक सूरज एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। मां बहुत खुश थीं। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में आशा की एक किरण थी। दहेज के बारे में कोई अन्य अनुरोध नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि बड़े परिवार के साथ एक साथ भोजन करना और रीति रिवाज के अनुसार एक प्रतीकात्मक दहेज पर्याप्त है। लेकिन सीता जी का एक विशेष अनुरोध है। क्या अनुरोध? वह सूरज से सीधे मिलना चाहती है, सूरज की आंखों की स्थिति और उसके स्वभाव को खुद देखना चाहती है। उसने कहा कि धोखा खाने के बाद वह अब मीठे शब्दों पर विश्वास नहीं करती। जो आदमी उसका पति बनेगा, उसका मूल्यांकन वह खुद करेगी। यह सुनकर मुझे एक बड़ी चुनौती का सामना करने जैसा महसूस हुआ। वह महिला जिसका पूरा गांव उपहास करता था, वह मेरी परीक्षा चाहती थी। लेकिन मुझे पता था कि यह एकमात्र मौका था। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मुझे उसे दिखाना था कि विकलांग होने के बावजूद मैं एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति था। जितना अधिक मैंने सीता के बारे में सुना, उतनी ही अधिक मेरी सहानुभूति उसके लिए बढ़ती गई। वह मेरा ही प्रतिबिंब थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भाग्य और दुनिया ने एक अनचाही दुर्घटना के कारण दरकिनार कर दिया था। बैठक से पहले मेरे माता पिता ने मुझे सीता की त्रासदी के बारे में और विस्तार से बताया। 20 साल की उम्र में सीता अपने परिवार का गौरव थी। न केवल सुंदर, वह बुद्धिमान और स्वतंत्र भी थी। लोग उसे गांव की कली कहते थे। गांव के युवकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कई पुरुषों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। उसका सच्चा प्यार दिल्ली का एक आदमी था जिसका नाम इंद्र था। इंद्र एक अमीर परिवार का बेटा था। वह उस क्षेत्र में ड्यूटी पर रहते हुए सीता से प्यार करने लगा और उसने शहर में एक शानदार जीवन का वादा किया। शादी की तारीख तय हो गई और भव्य उपहारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे पूरा गांव ईर्ष्या करने लगा। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले आपदा आ गई। सीता एक दुर्लभ त्वचा रोग से पीड़ित हो गई, जो जानलेवा नहीं था, लेकिन उसका पूरा शरीर, विशेष रूप से चेहरा, सूज गया, लाल धब्बों से भर गया और भयानक निशान छोड़ गया। इंद्र खबर सुनकर चौंक गया। जब वह पहली बार मिलने गया, तब भी उसने उसे खोखले प्यार के शब्दों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी और तीसरी मुलाकात में वह व्यस्त होने का बहाना बनाने लगा। अंत में इंद्र के माता पिता श्री वर्मा से मिलने आए। वे पैसों से भरा एक मोटा लिफाफा और एक ठंडी माफी लेकर आए। श्री वर्मा स्पष्ट रूप से
हम सीता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा बेटा एक बड़ा आदमी बनने जा रहा है। उसे एक आदर्श पत्नी की जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है, न कि किसी ऐसे की जिसका चेहरा इस तरह से खराब हो। मान लीजिए कि यह सब कभी नहीं हुआ। यह पैसा मुआवजे के रूप में है। मानली चला का हार तो बना को। श्री वर्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन सीता की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी। उसके बाद सीता की बीमारी ठीक हो गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। असमान निशान और खुरदरी त्वचा ने उसे अब आईने में देखने में असमर्थ बना दिया। जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके द्वारा छोड़े जाने के झटके ने सीता को पूरी तरह से बदल दिया। वह न केवल अपनी उपस्थिति के कारण बल्कि विश्वासघात के कारण भी पीड़ित थी। उसे एहसास हुआ कि इंद्र के लिए वह केवल एक सुंदर प्रदर्शन फूलदान थी, न कि एक पत्नी जिसके साथ वह सुख दुख साझा करता। बेचारी, तब से उसने किसी भी पुरुष पर फिर से भरोसा नहीं किया। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। मां ने दया से भरी आवाज में कहा। कहानी सुनकर मैंने गहरी सहानुभूति महसूस की। सीता के शारीरिक निशान मेरे मानसिक निशानों के समान थे। उसे बदसूरत माने जाने के कारण छोड़ दिया गया था। मुझे गरीब और विकलांग होने के कारण छोड़ दिया गया था। हम दोनों समाज द्वारा हाशिए पर डाले गए अपूर्ण प्राणी थे। जब तक वह एक अच्छी इंसान है, मेरी आंख का यह घाव कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैंने अपने माता पिता से कहा। मेरी आवाज अब कड़वी नहीं बल्कि स्मिरेन्नई सुनाई दे रही थी। मैंने सीता का पूरी ईमानदारी से सामना करने का फैसला किया। किसी झूठे प्यार या भव्य वादों की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उसे अपनी स्थिति और अपने कर्ज के बारे में बताऊंगा, और मैं केवल एक चीज का वादा करूंगा। मैं एक वफादार और जिम्मेदार पति बनूंगा और उसे कभी भी उसकी उपस्थिति के कारण नहीं छोड़ूंगा। यह मुलाकात अब पत्नी चुनने का एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि दो दुखी आत्माओं के लिए सहानुभूति खोजने का एक कार्यक्रम था। मुझे उम्मीद थी कि सीता मेरी ईमानदारी देख सकेगी। हालांकि मैंने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मुझे अभी भी लगा कि यह अनुचित है। मैं केवल 20 साल का था। मेरा जीवन अभी भी लंबा था। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि मुझे एक ऐसी महिला से शादी करनी पड़ रही थी जो केवल इसलिए मुझसे 12 साल बड़ी थी क्योंकि मैं गरीब और विकलांग था। बैठक से एक रात पहले लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। रसोई में मां मेरे लिए सुगंधित स्नान के लिए नीम के पत्तों का पानी उबाल रही थी। मां, मैं नहीं जाना चाहता। मैं उस सीता से शादी नहीं करना चाहता, मैंने दृढ़ता से कहा। मां चौंक गईं। उनके हाथ से लौटा गिर गया। सूरज, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्यों नहीं चाहते? सब कुछ व्यवस्थित है। हमने पारो चाची और श्री वर्मा के परिवार से वादा किया है। मैंने कभी वादा नहीं किया। यह पिताजी और मां का फैसला था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो इतना बूढ़ा हो और जिसे मैं केवल इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि आप लोग चाहते हैं। मैं एक दुखी जबरन शादी करने के बजाय हमेशा के लिए अकेला रहना पसंद करूंगा। मां एक कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गईं। उनकी आंखें अंतहीन उदासी से भरी थीं। बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम अपने मां बाप के बारे में नहीं सोचते? तुम्हारी आंख में घाव और इतने कर्ज के साथ क्या तुम्हें लगता है कि कोई और लड़की तुम्हें स्वीकार करेगी? प्रिया ने भी तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम गरीब थे। मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सीता से शादी करनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि कोई और विकल्प नहीं है। पिताजी, जो आमतौर पर शांत रहते थे, हमारी बहस सुनकर अंदर आ गए। उन्होंने मुझे गहरी निराशा से देखा। तुमने अभी क्या कहा? पिताजी की आवाज बहुत दृढ़ लग रही थी। मैं सीता से शादी नहीं करना चाहता, मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए दोहराया। पिताजी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे मारा या डांटा नहीं, लेकिन उनका रवैया किसी भी सजा से ज्यादा डरावना था। उन्होंने अपने हाथ में सिगरेट मेज पर पटक दी। मैं मानता था कि तुम एक महान व्यक्ति बनोगे और परिवार का दर्जा बढ़ाओगे, लेकिन तुमने उस दुर्घटना के कारण सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अब तुम शादी के बारे में मेरा विरोध करना चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मां बाप अशांति में मरे? मेरा यह मतलब नहीं था पिताजी। कोई बहाना नहीं। पिताजी ने मेरी बात काटते हुए डांटा। दूसरे लोगों के बच्चे तुम्हारी उम्र में परिपक्व होते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं। खुद को देखो, केवल खाली घमंड पर निर्भर हो। तुम शिकायत करते हो कि सीता बूढ़ी और बदसूरत है। क्या तुम उससे बेहतर हो? अपनी आंखें देखो। पिताजी ने मेरी आंखों की ओर इशारा किया।
क्या तुम्हारी आंखें सही हैं? क्या तुम्हारे हाथ पूरे हैं? हमारा घर कर्ज में डूबा हुआ है। होश में आओ। तुम कौन होते हो दूसरों का न्याय करने वाले? पिताजी के शब्द मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह थे। उन्होंने उस कड़वी हकीकत को उजागर किया जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं चुप हो गया। उनके परिवार ने कोई दहेज या विलासिता नहीं मांगी। वे केवल एक मेहनती और दयालु दामाद चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें स्वीकार करके खुद को विनम्र किया है। अगर तुम पत्नी के बिना रहते हो तो तुम और क्या उम्मीद करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप शांति से मर सकते हैं? पिताजी की आवाज वाक्य के अंत में कांप रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। माँ ने पिताजी को गले लगाया और सिसकने लगीं। बेटा, कृपया अपने माता पिता को और परेशान मत करो। शादी कर लो। जब तक तुम्हारे पास एक पत्नी और बच्चे हैं, हम शांति से जा सकते हैं। मैंने अपने माता पिता को देखा। मैंने उनकी आंखों में निराशा और पीड़ा देखी। उन्होंने जीवन भर मेरे लिए बलिदान दिया था। अब केवल इस शादी को स्वीकार करके वे खुश महसूस करेंगे। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे भीतर का प्रतिरोध गायब हो गया था। मैं हार गया था, भाग्य से, परिस्थितियों से और मेरे माता पिता के अंतहीन प्यार से हार गया था। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं पिताजी और मां की इच्छा का पालन करूंगा। मेरी आवाज खोखली लग रही थी। पिताजी ने मुझे देर तक देखा और फिर राहत की सांस ली। अच्छा, एक वयस्क के रूप में तुम्हें सोचने में सक्षम होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को दुख के गड्ढे में नहीं धकेलेंगे। जाओ, उससे मिलो और विनम्रता से बात करो। उस क्षण से मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति था जिसे अब अपने जीवन का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था। मैं इस शादी को अपने माता पिता के लिए अपने अंतिम बलिदान के रूप में करूंगा। अगली सुबह मेरे माता पिता ने सावधानी पूर्वक मेरी यात्रा की तैयारी की। पिताजी ने घर में जो भी पैसा था वह मुझे यात्रा और जेब खर्च के लिए दे दिया। मुझे विनम्र व्यवहार करने की सलाह दी। मां ने गर्म दलिया बनाया और मेरे हाथ में एक उबला हुआ अंडा थमा दिया। रास्ते में सावधान रहना बेटा, सब कुछ ईमानदारी से बताओ। मां को यकीन है कि सीता एक दयालु लड़की है। वह निश्चित रूप से समझेगी। मां ने चिंता और आशा के मिश्रित भाव से सलाह दी। मैंने अपनी सबसे फीकी कमीज पहनी थी। आईने में मेरा प्रतिबिंब 20 साल के युवक का चेहरा नहीं था। एक थका हुआ चेहरा, थकी हुई आंखें और एक आंख जो केंद्रित नहीं थी। वह अनुकरणीय छात्र गायब हो गया था। जो बचा था वह केवल एक आदमी था जो आत्महीनता और असफलता से भरा था। भारी मन से मैं बस टर्मिनल की ओर चला। यह यात्रा एक भिखारी की यात्रा की तरह महसूस हुई। आश्रय पाने के लिए दूसरों की दया की भीख मांगना। श्री वर्मा का घर मेरे गांव से कहीं अधिक समृद्ध गांव में था। उनका घर अच्छा और साफ था, हमारी मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी के विपरीत। जब मैं अंदर गया तो पारो चाची पहले से ही इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मुझे अंदर पहुंचाया और श्री वर्मा और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मुझे एक चमकदार लकड़ी की मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। ओहो, तो यह सूरज है। वह एक अच्छा और सुंदर लड़का है। यह बहुत अफसोस की बात है कि उसके साथ एक दुर्घटना हुई, श्री वर्मा ने एक दोस्ताना आवाज में कहा। मैंने सिर झुकाकर नमस्ते किया, शांत रहने की कोशिश की। हमने कुछ देर छोटी छोटी बातें की। श्री वर्मा ने मेरे काम, मेरे माता पिता और मेरे टूटे हुए सपनों के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ ईमानदारी से जवाब दिया। मेरा एकमात्र सपना कॉलेज जाना था सर। मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन जीवन ने कुछ और कहा। मैंने एक कड़वी घूंट निगलते हुए कहा। जब श्री वर्मा की पत्नी चाय डाल रही थी तो बगल के कमरे का दरवाजा खुला। सीता बाहर आई। जैसा कि अफवाह थी, उसने लंबी आस्तीन वाले कपड़े, एक चौड़ी टोपी और एक पतला दुपट्टा पहना था जो उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढक रहा था। मैं केवल उसकी छोटी ठुड्डी और उसके पीले होंठ देख सकता था। वह सुंदर नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से एक शांत और कोमल आभा बिखेर रही थी। वह धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से चली और मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। नमस्ते सूरज जी, मैं सीता हूं। उसकी आवाज शांत और गर्म थी, उतनी तीखी या डरावनी नहीं जितनी मैंने कल्पना की थी। हाँ, नमस्ते सीता जी, मैंने जवाब दिया। मैंने उसके पतले दुपट्टे के पीछे सीधे देखने की कोशिश की। मैं डरना या जिज्ञासु दिखना नहीं चाहता था। सीता ने और कुछ नहीं कहा। वह केवल मुझे देखती रही। मुझे लगा जैसे मेरा न्याय किया जा रहा है, जैसे उसके सामने मुझे नंगा किया जा रहा है। एक लंबी खामोशी ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। अंत में
सीता ने बात की। उसकी आवाज में अब एक ठंडी और तीखी धार थी। सूरज जी, मैंने आपके बारे में कहानी सुनी है। एक अनुकरणीय छात्र, एक दुर्घटना और एक प्रेमी द्वारा छोड़ दिया गया। इसलिए मैं एक बात पूछना चाहती हूं, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि कोई और विकल्प नहीं है? क्या आप अपने माता पिता को शांत करना चाहते हैं, या क्या आप वास्तव में मेरे बदसूरत चेहरे की परवाह नहीं करते? सीता के सवाल मेरे दिल में छुरा घोंपने जैसा थे। मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने दुपट्टे के पीछे उसकी काली और तीखी आंखों में देखा। उस नजर से मैंने एक चुनौती, पीड़ा और गहरी अकेलापन महसूस किया। सीता जी, मैं ईमानदार रहूंगा। मेरी आवाज पहले से ज्यादा दृढ़ लग रही थी। मैं एक आदर्श व्यक्ति नहीं हूं। मैं गरीब और विकलांग हूं। आपसे शादी करने का मेरा कारण आंशिक रूप से मेरे माता पिता के कारण है, लेकिन ज्यादातर इसलिए है क्योंकि मैं अब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूं जो दिखावे को महत्व देता हो। मुझे गरीब और असफल होने के कारण छोड़ दिया गया था, इसलिए मैं आपका दर्द समझता हूं। मैं भव्य चीजों का वादा नहीं कर सकता। मैं केवल एक चीज का वादा कर सकता हूं। सुंदरता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह दिल है। अगर सीता जी मुझे स्वीकार करती हैं, तो मैं एक जिम्मेदार पति बनने का वादा करता हूं और आपको कभी भी आपकी उपस्थिति या किसी अन्य कारण से नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे बोलने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। मैं उत्सुकता से सीता के जवाब का इंतजार कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि मेरा भाग्य कैसे तय होगा। श्री वर्मा के घर का बैठक मेरी स्वीकारोक्ति के बाद शांत हो गया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन एक नए भाग्य का संकेत देने वाले ड्रम की तरह महसूस हो रही थी। मैंने सीता को देखा, जो अभी भी अपने दुपट्टे के पीछे चुपचाप बैठी थी, शांत और रहस्यमय। उसके माता पिता भी अपनी सांस रोके हुए थे, अपनी बेटी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। शायद वे उन कठिन साक्षात्कारों के आदी हो गए थे जो सीता हमेशा हर उस पुरुष से पूछती थी जो उसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता था। एक लंबे समय के बाद, जब तक कि मेरे माथे पर पसीना आने लगा, सीता धीरे धीरे हिली, मेरी ओर नहीं। उसने अपने माता पिता से बात की। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन इस बार यह अधिक दृढ़ और स्थिर लग रही थी। पिताजी, माँ, सीता शादी करना चाहती है। उन 3 छोटे शब्दों में हजारों टन का भार था। अचानक मेरे पूरे शरीर में राहत की भावना दौड़ गई। हालांकि यह शादी प्यार से शुरू नहीं हुई थी, कम से कम मैंने अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी और एक जीवन साथी पा लिया था जो मेरी अपूर्णताओं को स्वीकार करने को तैयार था। श्री वर्मा और उनकी पत्नी के चेहरे खिल उठे। सीता की मां ने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ा। भगवान का शुक्र है, यह बहुत अच्छा है। सूरज एक ईमानदार लड़का है। मां को विश्वास है कि सीता का चुनाव गलत नहीं है। श्री वर्मा अधिक शांत थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा सूरज, तुम्हारे माता पिता अच्छे लोग हैं। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाला है। दहेज के बारे में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम इसे सरल रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक प्यार करने वाला परिवार बने। तभी सीता मेरी ओर मुड़ी। उसकी तीखी आंखों में एक चमक थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। यह संतुष्टि हो सकती है या शायद भाग्य को स्वीकार करने का स्मिरेनिय। सूरज जी, सीता ने बात की, अगर आप सहमत हैं तो मैं चाहती हूं कि सब कुछ जल्दी हो। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं हैं और हम अब युवा भी नहीं हैं। मैं एक पति की तलाश में हूं, प्रेमी की नहीं। मैं उसका मतलब समझ गया। वह चाहती थी कि यह निर्णय अंतिम हो और अफवाहों या किसी और को हस्तक्षेप करने का मौका न दे। वह दुनिया से इंतजार और मूल्यांकन की अवधि को भी बढ़ाना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं सहमत हूं। मैं अपने माता पिता को बताऊंगा और जल्द से जल्द एक शुभ दिन खोजूंगा, मैंने जवाब दिया। पारो चाची, मैचमेकर, ने तुरंत एक हंसमुख आवाज में कहा, वाह, यह बहुत अच्छा है। सीता जी सही कह रही हैं। ये शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। मैं इस सप्ताह के भीतर एक शुभ दिन खोजूंगी। सूरज के माता पिता निश्चित रूप से इंतजार नहीं कर पा रहे होंगे। सब कुछ मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। मैं यह खबर लेकर घर लौटा कि सीता ने स्वीकार कर लिया है। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। उनके थके हुए चेहरे अब चमक रहे थे। मां तुरंत पारो चाची के घर शादी की तारीख पर चर्चा करने के लिए दौड़ गईं। अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पारो चाची ने 2 सप्ताह के भीतर एक शुभ दिन खोजने में कामयाबी हासिल की।
सीता के माता पिता ने भी एक साधारण और गर्मजोशी भरी शादी के अलावा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल यह कहा कि चूंकि सीता परिपक्व उम्र की थी, इसलिए वे उम्मीद करते थे कि हम जल्द ही उनके दिलों को शांत करने के लिए एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। मुझे पता था कि यह जल्दबाजी वाली शादी फिर से गपशप का विषय बन जाएगी। लोग कहेंगे कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन मुझे अब परवाह नहीं थी। मैं केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था और अपने माता पिता को खुश और शांत देखना चाहता था। उस दिन से मेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। मैं अभी भी खेत में काम करता था, लेकिन मेरी होने वाली पत्नी की छवि मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। वह महिला जो मुझसे 12 साल बड़ी थी, गहरे घावों और दिल के दर्द के साथ। मैंने खुद से वादा किया, सूरज, तुम्हें मजबूत होना होगा, एक परिपक्व और जिम्मेदार व्यक्ति बनो। तुमने सीता से वादा किया है, उसे कभी मत तोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवन भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। किसी तरह मैं असफलता की एक खाई को पार करने में कामयाब रहा था। अब मेरे लिए अपने माता पिता और उस महिला के लिए जीने का समय था जो जल्द ही मेरी पत्नी बनने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी ईमानदारी और वफादारी को फिर से धोखा नहीं दिया जाएगा। सीता से मेरी शादी की खबर पूरे गांव में फैल गई, यहां तक कि पड़ोसी गांवों तक भी। यह सबसे गर्म विषय और हंसी का पात्र बन गया। क्या 20 साल का सूरज 32 साल की बूढ़ी औरत से शादी करने जा रहा है, वह भी गांव की सबसे बदसूरत? गरीब लोग क्या कर सकते हैं? वह होशियार होने के कारण बहुत घमंडी हुआ करता था, लेकिन अंत में उसने अपनी चाची की उम्र की एक महिला से शादी कर ली। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि वह फंस गया था। वह उसके परिवार के साथ रहना चाहता है, एक बदसूरत महिला और एक विकलांग आदमी। एकदम सही जोड़ी। स्वर्ग से बनी जोड़ी ऐसी ही होती है जब दोनों में खामियां हों। मुझे हर बार बाजार से गुजरते या खेत में काम करते समय उन दुष्ट शब्दों को सुनना पड़ता था। मैंने अनसुना करने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द मेरे दिल को काटने वाले एक अदृश्य चाकू की तरह था। जो अधिक दर्दनाक था वह यह था कि मेरे माता पिता को भी इस अपमान को सहना पड़ा, लेकिन वे गरीबी और उपहास के आदी थे। वे केवल मुस्कुराए और उसे जाने दिया। माँ ने मुझे समझ से भरी आवाज में कहा, बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। जब तक तुम एक अच्छा जीवन जीते हो, भगवान निश्चित रूप से जानता है, तुम्हें लोगों की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा देता था वह था प्रिया का दिखना। प्रिया, जो अब अजय की मंगेतर थी, अभी भी संतुष्ट नहीं लग रही थी। उसने सुना कि मैं सीता से शादी करने जा रहा हूं। एक सुबह जब मैं गांव के कुएं से पानी भर रहा था, प्रिया अजय के साथ गुजरी। वे मेरे सामने रुक गए। सूरज भैया, बधाई हो। मैंने सुना है कि तुम शादी करने जा रहे हो। आखिरकार तुम्हें कोई उपयुक्त मिल गया। प्रिया ने एक जोरदार, बिना छिपे व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता था। धन्यवाद, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। उसके बगल में खड़ा अजय उपहास पूर्वक हंसा। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? प्रिया, वह बदसूरती की रानी से शादी करने जा रहा है। सूरज का स्वाद भी कमाल का है। उसे पता है कि एक बड़ी उम्र की महिला उसकी देखभाल कर सकती है। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अपमान से भरी थी। अजय भैया सही कह रहे हैं सूरज भैया। सीता जी एक अच्छी इंसान हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। वैसे भी बधाई हो। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे और लोगों की बातों का विषय नहीं बनोगे, क्योंकि तुम वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हो। उसने ठीक वही उपहास दोहराया जो गांव के लोग फैला रहे थे। मेरा सीना भारी हो गया, लेकिन मैंने शांत रहने की कोशिश की। उसके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। मैंने उसे सीधे देखा। मेरी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि गहरी घृणा थी। तुम्हारे ध्यान के लिए धन्यवाद। बस अपने जीवन की चिंता करो। मेरे ऐसा कहने के बाद अजय ने प्रिया का हाथ खींचा और हंसते हुए चले गए। मैं उनकी पीठ को देखता रहा। जब मैं प्रिया से प्यार करता था तो मुझे लगता था कि वह दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे गलत समझा था। उसका सुंदर चेहरा उसके उथले, स्वार्थी और नीच दिल को नहीं छिपा सकता था। मैं फिर से पानी भरने लगा। आंसू पसीने के साथ मिल गए। मुझे टूटना नहीं था। मुझे प्रिया और उन सभी को दिखाने के लिए और मजबूत होना था
और बेहतर जीवन जीना था जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया था। अमीर और सुंदर होने का मतलब यह नहीं है कि आपको दूसरों को रौंदने का अधिकार है। मैंने अपना दिल कठोर कर लिया। यह शादी प्यार के कारण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और स्वीकृति के कारण थी। मैं सीता को स्वीकार करूंगा, भले ही वह कितनी भी बदसूरत क्यों न हो। मुझे यकीन था कि वह प्रिया से 1000 गुना बेहतर थी। मैंने किसी को भी अपनी शादी का दिन खराब नहीं करने देने की कसम खाई। मुझे इसे यथासंभव अच्छे तरीके से करना था, ताकि मेरे माता पिता अपना सिर ऊंचा उठा सकें। शादी का दिन आ गया और समझौते के अनुसार सब कुछ सरल और गंभीर रूप से हुआ। मेरे माता पिता ने खुश होने का नाटक किया, लेकिन मुझे पता था कि वे अभी भी पड़ोसियों की कानाफूसी के कारण चिंतित थे। फिर भी वे चमकीले रूप से मुस्कुराए, माता पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। सीता का परिवार, हालांकि अमीर नहीं था, ने सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया था। सीता साइकिल पर मेरे घर आई। प्रिया की शादी की तरह कोई जुलूस या जोरदार संगीत नहीं था, लेकिन माहौल गर्म और पवित्र महसूस हुआ। मेरी दुल्हन सीता अभी भी अपना चेहरा ढंके हुए थी। उसने एक पारंपरिक लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें एक बड़ा घूंघट था जो उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढंक रहा था। समारोह के दौरान मैं उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं देख सका। मैंने उसे केवल अपने माता पिता और मेहमानों को विनम्रता से सिर झुकाते हुए देखा। उसकी ढंकी हुई उपस्थिति ने कानाफूसी को और भी भड़का दिया। हर कोई बदसूरत दुल्हन के चेहरे को लेकर उत्सुक था। साधारण स्वागत समारोह के दौरान मुझे गुस्सा आया। मेरे सपने, प्रिया का विश्वासघात, मेरी आंख का घाव, सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने शराब पी। जितना अधिक मैंने पिया, उतना ही कम मेरा दर्द हुआ। मुझे बहुत ज्यादा पीते देखकर मां चिंता से आईं। बेटा, बस करो, आज रात तुम्हारी पहली रात है, अपने शरीर का ध्यान रखो। पिताजी मुझे एक शांत जगह पर ले गए। उन्होंने मुझे धीरे से लेकिन दृढ़ता से देखा। सूरज, मेरी बात सुनो, तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें एक वयस्क बनना होगा। सीता तुम्हारी पत्नी है, चाहे वह बड़ी हो या कैसी भी हो। तुम्हें उससे प्यार करना और उसकी रक्षा करनी होगी। वह महिला है जिसने तुम्हें तब स्वीकार किया जब तुम अपने सबसे निचले स्तर पर थे। तुम्हें जिम्मेदार होना होगा। तुम्हें एक कृतज्ञ आदमी के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए। पिताजी के शब्दों ने मुझे होश में ला दिया। सच है, मैंने जीवन भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। मैंने सिर हिलाया और अपना आखिरी गिलास खत्म किया। स्वागत समारोह समाप्त हो गया। मेहमान चले गए। मां मुझे कमरे में ले गईं। उन्होंने गर्म अदरक की चाय तैयार की थी और मुझे इसे पीने के लिए कहा। सीता एक अच्छी और धैर्यवान लड़की है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और हमें जल्द ही एक पोता दो, मां ने फुसफुसाया। अदरक की चाय पीने के बाद मैं थोड़ा और होश में आया। मैंने हमारे छोटे से दुल्हन के कमरे को देखा, जिसे मां ने एक नए मच्छरदानी और नई चादर से सजाया था। बिस्तर के सामने सीता अभी भी अपनी लाल साड़ी और घूंघट में बैठी थी। वह एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी। मैंने एक अदृश्य डर महसूस किया, वास्तविकता का सामना करने का डर, उस चेहरे को देखने का डर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भयानक निशानों से भरा है। मेरा वादा भुला दिया गया लग रहा था। मैंने केवल खुद को एक मूर्ख के रूप में देखा जो एक दुखद शादी में फंसा हुआ था। मैं दरवाजे के सामने देर तक खड़ा रहा, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। सूरज जी, सीता की नीची और कोमल आवाज सुनाई दी। तुम दिन भर थक गए होगे, अंदर आओ और आराम करो, वहां खड़े मत रहो। मैं चौंक गया और धीरे धीरे मेज की ओर चला। मैंने एक गिलास पानी डाला और उसे उसके सामने रख दिया। पहले पानी पी लो। सीता जी। सीता ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, केवल धीरे से सिर हिलाया। बस वहीं रख दो, देर हो चुकी है, आराम करो। मैं उसका मतलब समझ गया। यह उसका घूंघट हटाने का, अपनी पत्नी का सामना करने का समय था। भले ही वह एक डरावना भूत हो, जैसा कि लोग कहते थे, मैं भाग नहीं सकता था। मैं एक आदमी था और मुझे अपने वादे के लिए जिम्मेदार होना था। मैं ऐसे पैरों से चला जो शीशे की तरह भारी महसूस हो रहे थे। जब मैं सीता के सामने खड़ा था तो मेरी सांस रुक गई थी। मोटे लाल घूंघट ने उसका चेहरा ढंक रखा था। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। मुझे लगा जैसे मैं एक ऐतिहासिक कार्य कर रहा हूं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। मैंने अपनी घायल आंख मात्र एक दोहराया कर रहा हूं जो हर काम पात कर रहा है, बंद कर ली और अपनी बची हुई एक आंख से स्पष्ट रूप से देखने की
कोशिश की। जब मेरी उंगली लगभग घूंघट के कपड़े को छूने वाली थी तो सीता ने अचानक बात की। उसकी आवाज अब कोमल नहीं बल्कि नीची, तीखी और दृढ़ थी। रुको सूरज जी। मैं चौंक गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि वह अपना मन बदल लेगी। डर था कि वह एक कठिन अनुरोध करेगी। क्या हुआ सीता जी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। सीता अभी भी सीधी बैठी थी। उसका हर शब्द एक अल्टीमेटम की तरह लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं। आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी होंगी, है ना? कि मैं बदसूरत हूं, निशानों से भरा एक राक्षस हूं। मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सच्चाई को अपनी आंखों से देखें। अगर यह घूंघट हटाने के बाद आपको लगता है कि मैं बहुत भयानक हूं, तो आप जा सकते हैं। मैं आपको दोष नहीं दूंगी। लेकिन सूरज जी, उसने जारी रखा। उसकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। जब आप यह घूंघट हटाएंगे तो यह आपकी जीवन भर की शपथ होगी। याद रखें, मैं वह महिला हूं जिसने आपको गरीब और विकलांग होते हुए स्वीकार किया। मुझे आपकी शक्ल की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी ईमानदारी की जरूरत है। वह मेरी परीक्षा ले रही थी। मेरी वफादारी, साहस और मेरे वादे की परीक्षा। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे अपने माता पिता की नजरें याद आईं। मुझे अपना वादा याद आया। सुंदरता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह दिल है। सीता जी, मेरी आवाज स्थिर हो गई। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे गरीब और असफल होने के कारण छोड़ दिया गया था। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दिखावे की परवाह करता हो। मैं यहां आपकी सुंदरता के कारण नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मैं असफल रहा और मुझे एक ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो मुझे स्वीकार करे। लेकिन मैं आपसे एक बात का वादा करता हूं। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे आप निशानों से भरा राक्षस हों या लोग जितना भी बदसूरत कहें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यह वादा मैं भगवान और अपने माता पिता के सामने करता हूं। मैं और पास गया और फिर से अपना हाथ बढ़ाया। इस बार यह कांप नहीं रहा था। अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो मुझे इसे हटाने की अनुमति दें। मैं आपका सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरी पत्नी। सीता चुप हो गई। एक लंबी खामोशी के बाद उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया, लगभग अदृश्य रूप से। मैंने अब और संकोच नहीं किया। दोनों हाथों से मैंने धीरे धीरे मोटा लाल घूंघट उठाया। कमरे में मिट्टी के तेल के दीपक की मंद रोशनी और भी तेज चमकती हुई लग रही थी। मैंने घूंघट उठाया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मैं एक असमान, खुरदरे निशानों से भरे चेहरे का सामना करने के लिए तैयार था, जैसा कि अफवाह थी। लेकिन मेरे सामने के दृश्य ने मुझे अवाक कर दिया। मेरे सामने बैठी महिला बदसूरत महिला नहीं थी, न ही निशानों से भरा राक्षस। वह एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी। लंबे, काले, चमकदार बाल, एक पतला और सुंदर चेहरा, बच्चे की तरह साफ गोरी त्वचा और बड़ी चमकदार आंखें। उसके चेहरे पर एक भी निशान या दोष नहीं था। उसने जो लाल साड़ी पहनी थी, उसने उसकी मनमोहक सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। उसकी ऊंची नाक, उसके लाल होंठ, उसकी मजबूत जबड़ा, उसके चेहरे का हर हिस्सा था। मुझे लगा जैसे मैं एक सपने में, एक परी कथा में या एक पेंटिंग में हूं। मैं वहीं जम गया। मेरी धुंधली दाहिनी आंख से भी मैं गलत नहीं हो सकता था। यह महिला बदसूरत नहीं थी। वह सबसे सुंदर महिला थी जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा था। प्रिया से कहीं ज्यादा सुंदर, यहां तक कि उन फिल्म अभिनेत्रियों से भी जिन्हें मैं चुपके से देखता था। सीता जी, मैं अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए हकलाया। सीता ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान एक नए खिले हुए फूल की तरह थी, जिसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। क्यों सूरज जी, क्या आप बहुत निराश हैं? उसकी आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि कोमल और गर्म थी। मैं कुछ नहीं कह सका। मैंने अपनी आंखों को मला। मैंने अपनी बाह को जोर से चिकोटी भी काटी। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था। यह कैसे हो सकता है? हर कोई कहता है कि तुम्हारा चेहरा निशानों से भरा है। तुम कौन हो? मैं अभी भी सदमे में था। सीता हल्के और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। वह अपनी सीट से उठी और मेरे पास आई। उसका शरीर मुझसे थोड़ा लंबा था, पतला और सुंदर। मैं सीता हूं, वह महिला जिसके बारे में पूरे गांव में बदसूरत होने की अफवाह है। लेकिन सूरज जी, उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। क्या आपको मेरे चेहरे पर कोई निशान दिखाई देता है? नहीं, कोई नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो। मैं हकलाया।
सीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ नरम और गर्म था। मेरी बीमारी बहुत पहले ठीक हो गई थी। सारे निशान चले गए हैं। मेरी त्वचा पहले से भी ज्यादा चिकनी हो गई है। मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। ठीक हो गई तो क्यों? आपने इसे क्यों छिपाया? आपने लोगों को इस तरह की गपशप क्यों करने दी? सीता ने मेरा हाथ छोड़ दिया और खिड़की के पास चली गई। बाहर चांदनी ने उसकी सुंदरता को और भी चमका दिया। यह मेरे दिल के घावों के कारण है। सूरज जी, इंद्र ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं बीमार थी। उसने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं अब सुंदर नहीं थी। वह मेरी शक्ल से प्यार करता था, मुझसे नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज बहुत दुखी लग रही थी। यह बहुत दर्दनाक था। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी किसी पुरुष से धोखा नहीं खाऊंगी। मुझे एक ऐसा पति खोजना था जो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसी मैं हूं, जो मेरी बदसूरती और खामियों को स्वीकार करने को तैयार हो। इसीलिए मैंने सालों तक अपना चेहरा छिपाए रखा। किसी को नहीं पता था कि मैं ठीक हो गई हूं। और मैंने हर उस पुरुष की परीक्षा ली जो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। वे सभी असफल रहे। वे सभी मेरे पाठी के निशानों की कहानी सुनकर डर गए। वह फिर से मेरी ओर मुड़ी। उसकी चमकदार आंखें भावनाओं से भरी थीं। लेकिन सूरज जी अलग हैं। आप गरीब हैं, विकलांग हैं, कर्ज में हैं, और जिसे आप प्यार करते हैं उसने आपको छोड़ दिया है। और जब मैंने पूछा तो आपने संकोच नहीं किया। आपने जीवन भर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया, चाहे मैं कितनी भी बदसूरत क्यों न हूं। आपका वादा ही था जिसने मुझे विश्वास दिलाया। मैं स्तब्ध था। मैं सब कुछ समझ गया। मुझे न केवल एक सुंदर पत्नी मिली थी, बल्कि एक महान आत्मा वाली एक असाधारण पत्नी मिली थी। मुझे लगा जैसे मैंने जीवन की लॉटरी जीत ली है। मैं सीता के पास गया। मेरे सीने में अपार कृतज्ञता और भावना भर गई। सीता जी, मुझे माफ कर दो। मुझे आप पर शक हुआ, लेकिन विश्वास करो, मेरा वादा सच्चा था। मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सीता ने संतोष से मुस्कुराया। छोटे से दुल्हन के कमरे में, जो अभी भी मंद मिट्टी के तेल के दीपक से रोशन था, मैंने अपने जीवन में प्रकाश पाया। मुझे न केवल एक पत्नी मिली थी, मुझे स्वर्ग से भेजा गया एक खजाना मिला था। मैं अभी भी सदमे से कांपते हाथों से सीता के पास गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला के बारे में पूरे गांव में बदसूरत होने की अफवाह थी, वह इतनी सुंदर निकली। इससे भी बढ़कर उसने मुझे चुना, एक गरीब युवक जिसकी आंखें खराब थीं, केवल मेरे एक सच्चे वादे पर विश्वास करने के कारण। सीता जी, मैंने भावना से कांपती आवाज में कहा, मुझे सच में नहीं पता कि क्या कहूं। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन हमेशा अकेला रहेगा या केवल जिम्मेदारी के कारण शादी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देंगे। सीता ने मुझे देखा। उसकी नजर कोमल थी, फिर भी एक गहरी और शांत सुंदरता बनाए रखती थी। सूरज जी, उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ते हुए कहा, इतने हैरान मत होइए। सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन एक अच्छा दिल और ईमानदारी सबसे कीमती चीजें हैं। आपने मुझे साबित कर दिया है कि आप उस तरह के पुरुष नहीं हैं जो केवल दिखावे से प्यार करते हैं। अगर आपने वादा किया है कि जब मैं बदसूरत थी तब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी आप उस वादे को निभाएंगे। मैंने सीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उससे गर्मजोशी और पूर्ण विश्वास महसूस किया। मेरा वादा सच्चा है सीता जी। मैंने भी विश्वासघात का अनुभव किया है। मैं जानता हूं कि केवल असफल माने जाने के कारण दरकिनार किए जाने का दर्द कैसा होता है। मैं कसम खाता हूं, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे स्वीकार करने को तैयार थीं। मैं जीवन भर आपकी देखभाल करूंगा। हम बिस्तर के किनारे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, उन कहानियों और भावनाओं को साझा करते हुए जो लंबे समय से दबी हुई थीं। सीता ने अपनी बीमारी के दौरान अपनी पीड़ा अपने मंगेतर द्वारा छोड़े जाने और पूरे गांव द्वारा उपहास का पात्र बनने के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने बिना सोए रातें बिताईं, चुपके से अपने निशानों का हर्बल उपचार किया ताकि उसके परिवार को चिंता न हो। लेकिन जब आखिरी निशान गायब हो गया तो मैं और भी डर गई। मुझे डर था कि दूसरे पुरुष फिर से आएंगे, मुझे वासना से देखेंगे और फिर जैसे ही मैं मुश्किल में पड़ूंगी चले जाएंगे। इंद्र ने मुझे एक बहुत कीमती सबक सिखाया इसीलिए मैंने खुद को छिपाने का फैसला किया। मैं इस दुनिया द्वारा बनाई गई बदसूरती का उपयोग उन पुरुषों को छानने के लिए करना चाहती थी जो ईमानदार नहीं थे। सूरज जी, आप पहले और शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरे दर्द के पार देख सके। जब आपने कहा सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है,
जो महत्वपूर्ण है वह दिल है। मुझे पता था कि मैंने वह पुरुष पा लिया है जिसकी मुझे तलाश थी। चाहे आप गरीब हों या विकलांग, मैं भी आपसे कभी मुंह नहीं फेरूंगी। मैंने सीता को कॉलेज के अपने टूटे हुए सपने, दुर्घटना, मेरे माता पिता पर लाखों के कर्ज के बोझ और प्रिया के विश्वासघात के बारे में भी बताया। सीता ने शांति से सुना, फिर धीरे से मेरे माथे पर निशान को सहलाया। सूरज जी, अब दुखी मत होइए। आपका सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। सीखने के कई रास्ते हैं, रुकने का कोई शब्द नहीं है। हम साथ मिलकर कर्ज चुकाएंगे और आप पढ़ाई जारी रखेंगे। आपके पास ज्ञान और इच्छा शक्ति है। आप हमेशा के लिए किसान नहीं रह सकते। सीता के शब्द सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। महीनों से मैं असफलता और आत्महीनता में डूबा हुआ था। यह पहली बार था जब किसी ने मुझ पर ईमानदारी से विश्वास किया था। सीता न केवल एक सुंदर पत्नी थी, वह एक दोस्त और साथी थी जो मेरे दिल को समझती थी। हमने लगभग भोर तक बात की। हमारे बीच का प्यार पहली नजर में नहीं, बल्कि इस निर्णायक पहली रात में सहानुभूति, सम्मान और सच्चे वादे से पनपा। मैंने सीता को गले लगाया, उसके कोमल शरीर की गर्मी महसूस की। मैं जीवन का आभारी था जिसने उसे मेरे पास भेजा था। धन्यवाद सीता जी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मैंने फुसफुसाया। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है जी। हम अब पति पत्नी हैं, हमें साझा करना और एक साथ संघर्ष करना होगा। आपके मामले मेरे भी मामले हैं, सीता ने जवाब दिया। हमारी पहली रात गहरे साहचर्य और प्रतिज्ञा में बीती। मुझे पता था कि आज से मेरा जीवन एक नए, कहीं अधिक उज्जवल अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अगली सुबह मैं सूरज उगते ही जाग गया। सीता पहले से ही जाग चुकी थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह मेरी ओर मुड़ी और चमकीले रूप से मुस्कुराई, जिससे मुझे लगा कि मैं एक सपने में हूं। सूरज जी, जाग गए? उठिए, पिताजी और मां निश्चित रूप से प्रणाम के लिए इंतजार कर रहे होंगे। सीता की आवाज स्पष्ट लग रही थी। अब कोई अजीब या ठंडा स्वर नहीं था। मैं जल्दी से कपड़े पहनने लगा और फिर मुझे कुछ महत्वपूर्ण याद आया। सीता जी, आगे क्या? क्या हमें मेरे माता पिता को बताना होगा कि आपके चेहरे पर कोई निशान नहीं है? सीता एक शरारती नजर से मुस्कुराई। बेशक हमें बताना होगा। क्या मैं अपने ससुराल वालों को यह सोचने दूंगी कि उनकी बहू बदसूरत है? आज मेरा आधिकारिक तौर पर बहू बनने का पहला दिन है। वह लापरवाही से कमरे से बाहर चली गई। मैं जल्दी से उसके पीछे हो लिया। मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था जितना कल रात उसका घूंघट उठाते समय धड़क रहा था। मेरे माता पिता पहले से ही बरामदे में बैठे थे। मां ने मुझे सीता के साथ बाहर आते देखा और तुरंत खुशी और चिंता के मिश्रित भाव से खड़ी हो गईं। जाग गए बेटा, थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? सीता, क्या तुम थकी नहीं हो? रहने दो, मैं काम कर लूंगी। दुनिया पताता मात्रक तो उन काम की बाद। सीता मेरे माता पिता के पास गई। रीति रिवाज के अनुसार घुटने टेके और गर्म चाय परोसी। पिताजी, मां, कृपया चाय लीजिए। मैं ठीक हूं, अब से मैं पिताजी और मां की देखभाल करूंगी। मेरे माता पिता ने चाय ली, लेकिन उनकी नजरें सीता के चेहरे पर टिकी थीं। पिताजी ने उसे चुपचाप देखा और फिर अचानक उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। हे भगवान, बेटी! पिताजी अपनी बात पूरी नहीं कर सके। मां ने तुरंत सीता को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने अपनी बहू के चेहरे को करीब से देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। सीता, मेरी बेटी, तुम्हारे निशान नहीं हैं। हे भगवान! मां बहुत खुश है। इतनी सुंदर लड़की मेरे अभागे बेटे की पत्नी बनने को तैयार हो गई। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। सीता की आंखें भी लाल हो गईं और उसने मां के गले लगने का जवाब दिया। मैं, जो बगल से यह दृश्य देख रहा था, भावुक हो गया। मुझे पता था कि मेरे माता पिता न केवल इसलिए खुश थे कि उनकी बहू सुंदर थी, बल्कि इसलिए भी कि उन दुष्ट अफवाहों का अंत हो गया था जिन्होंने उन्हें इतने समय से बोझिल कर रखा था। शांत होने के बाद सीता ने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी बीमारी जो ठीक हो गई थी, सच्चा प्यार खोजने के लिए अपना चेहरा ढकने का उसका कारण, और मैं कैसे उसकी परीक्षा में सफल रहा। कहानी सुनकर मेरे माता पिता चकित रह गए। यह हमारे परिवार के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें जैसी बहू पाने के लिए हमें 3 पीढ़ियों तक अच्छे कर्म करने होंगे। न केवल उसका चेहरा सुंदर है, उसका दिल भी सोने जैसा है। तुम हमारे लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक खजाना हो। पिताजी का चेहरा जो हमेशा उदास रहता था, अंत में ईमानदारी से मुस्कुराया। उन्होंने मुझे धीरे से देखा
मूर्ख लड़का, मैंने सोचा था कि तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हें एक आशीर्वाद मिला, अपनी पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करना। उसके बाद सीता ने अब अपना चेहरा नहीं ढका। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, मां को घर साफ करने और खाना तैयार करने में मदद की। उसकी मनमोहक सुंदरता ने हमारे पूरे छोटे से घर को रोशन कर दिया। सीता की असली शक्ल की खबर निश्चित रूप से तेजी से फैल गई। उस दोपहर जब सीता गांव के कुएं से पानी भरने गई तो पूरा गांव हंगामा कर रहा था। अफवाह सुनकर प्रिया और अजय देखने आए। सीता को देखकर प्रिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी और एक बदसूरत महिला से शादी करने के लिए मेरा मजाक उड़ाती थी। अब उसे पता चला कि जिस महिला से मैंने शादी की थी वह न केवल उससे कई गुना ज्यादा सुंदर थी, बल्कि उसकी आत्मा भी महान थी। प्रिया और अजय चुपचाप घर चले गए। मैं बरामदे में खड़ा उन्हें देखता रहा। अब कोई नफरत नहीं थी, जो था वह केवल भौतिकवाद और दिखावे के लालच के कारण दया थी। उन्होंने अपनी अंतरात्मा खो दी थी और मैंने अपने जीवन में सच्चा प्रकाश पा लिया था। हमारी शादी साधारण रूप से शुरू हुई, लेकिन यह बहुत गर्म और खुशहाल महसूस हुई। हालांकि सीता मुझसे 12 साल बड़ी थी, उम्र का अंतर बिल्कुल भी बाधा नहीं था। वह हमेशा परिपक्व, कोमल रही और जानती थी कि मेरी और मेरे माता पिता की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कैसे करनी है। सीता न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत मेहनती और स्वतंत्र भी थी। हालांकि वह एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने कभी भारी काम करने से मना नहीं किया। सूरज जी, आपकी आंखें कमजोर हैं, इसलिए घर पर ही रहिए और मां की सिलाई में मदद कीजिए या खाना तैयार कीजिए। मैं पिताजी की खेत में मदद करूंगी, सीता ने पहले दिन से ही कहा। मैं चौंक गया। क्या तुम कर सकती हो? खेत में काम करना बहुत भारी होता है। सीता केवल धीरे से मुस्कुराई। मुझे कम मत समझिए जी, मैं भी एक किसान की बेटी हूं, चिंता मत कीजिए। और वास्तव में सीता खेत में बहुत कुशल थी। धान रोपना, निराई करना, कटाई करना, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह हिसाब किताब में भी अच्छी थी और घर के वित्त का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करती थी। उसने हमारे कर्ज के रिकॉर्ड को फिर से व्यवस्थित किया और एक उचित खर्च योजना बनाई। पिताजी, मां, हमारा कर्ज अभी भी लाखों में है। अब से मैं और सूरज जी इसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मैं कोई साइड जॉब या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करूंगी। पिताजी और मां, आप बस आराम कीजिए, अब और भारी काम मत कीजिए। मेरे माता पिता को अपनी बहू पर दया आई और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सीता अड्डी रही। कोई बात नहीं, मुझे करने दीजिए, मैं अभी भी जवान और स्वस्थ हूं। मैं चाहती हूं कि पिताजी और मां शांति से अपने बुढ़ापे का आनंद लें। खेती के अलावा सीता ने अतिरिक्त आय के स्रोत खोजना शुरू कर दिया। अपने माता पिता से मिले थोड़े से पैसे से उसने कपड़ा और धागा खरीदा और फिर तहसील शहर की एक दुकान से कढ़ाई और सिलाई के ऑर्डर लेने लगी। रात के खाने के बाद सीता मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे बैठती और सावधानी पूर्वक कढ़ाई करती। उसके हाथ तेज और कुशल थे। उसकी कढ़ाई साफ और सुंदर थी। सीता की कड़ी मेहनत और कौशल के कारण हमारा कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। हर बार जब सीता कर्ज चुकाने के लिए पैसे देती तो मेरे माता पिता भावना से रो पड़ते। सीता अपने ससुराल वालों के प्रति बहुत समर्पित थी। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट भोजन पहले उन्हें देती थी। अगर मां खांसती तो वह दवा लाती। अगर पिताजी अपनी पीठ दर्द की शिकायत करते तो वह उनकी मालिश करती। उसने उनकी मुझसे ज्यादा सावधानी से देखभाल की। सीता, तुम हमारे प्रति इतनी अच्छी क्यों हो? दुनिया में तुम्हारे जैसी कोई बहू नहीं है, मां हमेशा प्यार भरी नजर से कहती थी। मां, पिताजी ने ही सूरज जी को जन्म दिया और पाला है। आपने जीवन भर कष्ट सहे हैं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं यह करूं, सीता ने जवाब दिया। अपनी पत्नी को घर के सारे काम करते देखकर मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति महसूस हुआ। वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि हमारे परिवार का स्तंभ थी। वह व्यक्ति जो सभी समस्याओं का समाधान करती थी। सीता की सुंदरता न केवल उसके चेहरे में थी, बल्कि उसके ईमानदार दिल और कड़ी मेहनत में भी थी। मैं खुद अब अपनी आंख के दोष के कारण हीन महसूस नहीं करता था। सीता हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती और सांत्वना देती थी। जी, आपकी आंखें थोड़ी खराब हैं, लेकिन यह आपकी बुद्धिमत्ता को नहीं छिपा सकती। आप अभी भी एक होशियार और ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको अपने सपने को फिर से पूरा करना होगा।
सीता के शब्दों ने मेरे भीतर लगभग बुझ चुकी आग को फिर से जला दिया। मुझे पता था कि यह सीता के प्यार और बलिदान का बदला चुकाने के लिए कुछ करने का समय है। शादी के 3 महीने बाद सीता ने घर के सभी मामलों को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया था और हमारा कर्ज काफी कम हो गया था। मेरे माता पिता अब कड़ी मेहनत नहीं करते थे, केवल घर पर छोटे से बगीचे और पशुओं की देखभाल करते थे। एक दोपहर जब मैं सीता को बरामदे में लकड़ी काटने में मदद कर रहा था तो वह अचानक रुक गई और मुझे देखने लगी। सूरज जी, यह काम आपके लिए जीवन भर नहीं है। मुझे पता है कि आप अभी भी पढ़ना चाहते हैं। मैं चुप हो गया। उसे कैसे पता चला? मैंने अपने सपनों को गहराई से दफनाने की कोशिश की थी। मुझे पता है जी, जिस तरह से आप अलमारी के कोने में पुरानी किताबों के ढेर को देखते हैं, वह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर नहीं है जिसने हार मान ली हो। मैं चाहती हूं कि आप उन किताबों को फिर से खोलें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। लेकिन सीता जी, हमारा कर्ज अभी भी बहुत है और मैं आपको और माता पिता को नहीं छोड़ सकता। मुझे भी काम करना है। कर्ज हम साथ मिलकर उठाएंगे। माता पिता भी अब स्वस्थ हैं और मुझे एक बड़ा कढ़ाई का ऑर्डर मिला है। अगर आप घर पर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं अस्थायी रूप से हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था को संभाल सकती हूँ। सीता की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। सूरज जी, आपके पास ज्ञान और एक तेज दिमाग है। एक शिक्षक और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बनना कर्ज चुकाने और माता पिता की सेवा करने का सबसे तेज और निश्चित तरीका है। सीता के शब्द सुनकर मुझे रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान जैसा महसूस हुआ। मेरा सपना खो गया था, लेकिन सीता ने उसे पाया और मुझे वापस लौटा दिया। लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं, परीक्षा या स्कूल के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने पता लगा लिया है। अब समकक्षता परीक्षाएं हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय भी है। आप घर पर खुद पढ़ सकते हैं और फिर बस परीक्षा दे सकते हैं। मैं किताबों और कॉलेज की फीस का इंतजाम करूंगी। आप बस पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और वास्तव में अगले दिन सीता अपनी साइकिल से शहर गई और नई किताबों का एक ढेर लेकर लौटी। उसने मेरे अध्ययन कक्ष को साफ किया, जो लंबे समय से अप्रयुक्त था, और एक तेज मिट्टी का तेल का दीपक जलाया। अब आपके ज्ञान का दीपक फिर से जल गया है जी। आज से पढ़ाई को अपना मुख्य काम समझिए। मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। सीता की आंखें विश्वास से चमक रही थीं। मैंने किताबों के ढेर और मिट्टी के तेल के दीपक को देखा। सीता के प्रति अपार प्रेम और कृतज्ञता महसूस की। वह न केवल एक पत्नी थी, वह एक उद्धारकर्ता थी जिसने मेरे जीवन का पुनर्निर्माण किया था। उस दिन से मैं एक छात्र के रूप में अपने जीवन में लौट आया। दिन में मैं खुद पढ़ता था और रात में मैं मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे किताबों से जूझता था। सीता मेरे बगल में कढ़ाई करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। इसके बजाय वह हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती और पौष्टिक भोजन तैयार करती थी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए जी, ज्यादा देर तक मत पढ़िए। पढ़ाई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सीता हमेशा मुझे याद दिलाती थी। मैंने लगन से पढ़ाई की। मुझे पता था कि आज मैं जो भी शब्द पढ़ रहा था वह न केवल मेरे सपने के लिए था, बल्कि सीता के असाधारण प्रेम और बलिदान का बदला चुकाने के लिए भी था। मैं उसे निराश नहीं कर सकता था। मुझे सफल होना ही था। लग्न और एक मजबूत ज्ञान के आधार के लिए धन्यवाद। मैंने जल्दी से अध्ययन सामग्री पर फिर से महारत हासिल कर ली। लगभग 2 साल के स्व अध्ययन के बाद मैंने शिक्षक चयन परीक्षा दी। जिस दिन मुझे उत्तीर्णता का पत्र मिला, मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। मैं घर भागा और उसे सीता को दिखाया। सीता ने पत्र लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुझे कसकर गले लगाया। सूरज जी, आप सफल हुए। मुझे पता था कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। मुझे हमेशा आप पर विश्वास था। उत्तीर्ण होने के बाद मुझे तहसील शहर के एक मिडिल स्कूल में एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। शुरू में एक छोटे से वेतन के साथ एक मानद शिक्षक के रूप में, लेकिन मेरी क्षमता और समर्पण के कारण मुझे जल्द ही छात्रों द्वारा प्यार किया गया और सहकर्मियों द्वारा सम्मान दिया गया। सीता मेरी सबसे मजबूत सहारा बनी रही। वह अथक रूप से काम करती रही, कृषि उपज और हस्तशिल्प बेचती रही। उसके द्वारा जमा किए गए पैसे के लिए धन्यवाद। हम सभी कर्ज चुकाने में कामयाब रहे। जी, आप बस पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए, मैं पैसे का ध्यान रखूंगी। शिक्षा के लिए खुद को समर्पित करना आपका कर्तव्य है, सीता हमेशा कहती थी। कुछ साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में प्रमाणन प्राप्त करने में कामयाब रहा। मेरे उत्कृष्ट प्रदर्शन और मेरे वरिष्ठों के विश्वास के लिए धन्यवाद।
मुझे उप प्रधानाचार्य और फिर प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। मैं पूरे गांव का गौरव बन गया। लोग अब मुझे विकलांग आंख या हारा हुआ के रूप में नहीं चिढ़ाते थे। वे मुझे सम्मान से बुलाते थे, श्री सूरज प्रधानाचार्य। मेरे माता पिता ने एक शांत बुढ़ापे का आनंद लिया। वे अब कड़ी मेहनत नहीं करते थे, केवल घर पर अपने पोते पोतियों की देखभाल करते थे। सीता ने मुझे एक सुंदर और बुद्धिमान बेटा दिया। सीता के पालन पोषण के लिए धन्यवाद। हमारा बेटा एक विनम्र और दयालु बच्चा बन गया। हर बार जब मैं अपनी पत्नी और छोटे परिवार को देखता तो मुझे वह निर्णायक पहली रात याद आती। सीता ने मुझे एक इंसान के मूल्य के बारे में एक बड़ा सबक सिखाया था। एक रात हमारे बेटे के सो जाने के बाद मैं सीता के बगल में बैठा था, जो एक दीपक के नीचे कढ़ाई कर रही थी। एक मां और पत्नी के रूप में उसकी सुंदरता समय के साथ और भी गहरी और सुंदर हो गई थी। सीता जी, क्या आपको कभी मुझसे शादी करने का पछतावा हुआ? अगर आपने किसी अमीर आदमी से शादी की होती तो आप इतनी मुश्किल में नहीं होती, मैंने पूछा। सीता ने अपना सिर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। आप यह क्या कह रहे हैं जी? बिल्कुल नहीं। एक अमीर जीवन जरूरी नहीं कि खुशहाल हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक साथ हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने एक ईमानदार और जिम्मेदार पति पाया है। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैंने सीता को गले लगाया, उसके कोमल शरीर की गर्मी महसूस की। मुझे पता था कि मुझे न केवल एक पत्नी मिली थी, मुझे एक जीवन साथी और एक आत्मा साथी मिला था। मेरे जीवन का मीठा फल सीता का सच्चा प्यार और महान बलिदान था। मैंने उससे जीवन भर प्यार करने और उसकी देखभाल करने का वादा किया था और मैं उस वादे को अपने आखिरी दिन तक निभाऊंगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी सार्थक लगी और आप भविष्य में और भी मार्मिक और गहरी कहानियां देखना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन को सक्रिय करना न भूलें। अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ मिलते हैं।